तो IS-12 ASC 706 का पार्ट 2 और आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज और कल, क्योंकि आज हम जनरल एंट्री सीखेंगे इसकी और DTA और DTL किस तरीके से क्रिएट होता है। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा IS-12 का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि DTA और DTL किस कंडीशन में बनता है, कि सर हमें DTA और DTL बनाने के लिए क्या करना होगा और उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। तो डेफर्ड टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स के रिस्पेक्ट में हमने दो बात सीखी थी कि एक बनेगा आपका एसेट्स और एक बनेगा लायबिलिटी। एसेट्स कब क्रिएट करना चाहिए और लायबिलिटी कब क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको एक बैलेंस शीट अप्रोच बताई थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट अप्रोच में सबसे पहले अगर डिफरेंस जो है वो टेम्परेरी है और अगर वो डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, तो इसके कारण हमेशा क्या अराइज होगा, फ्यूचर में डिडक्टेबल मतलब अगर आपको जो टैक्स बेस, ये टर्मिनोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल कब होगा, जब फ्यूचर में कुछ आपको मिलेगा उसमें से ये अमाउंट डिडक्टेबल है, तो इस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के कारण हमेशा क्या अराइज होगी, DTA। और अगर वो डिफरेंस टैक्सेबल है, टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस है, तो इट विल क्रिएट DTL। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बैलेंस शीट अप्रोच में टेम्परेरी डिफरेंस आर डिवाइडेड इनटू two categories, taxable temporary difference and deductible temporary difference. So deferred tax liability कब बनती है, taxable temporary difference, और deductible temporary difference में क्या बनती है, deferred tax assets। अब सर taxable temporary difference का मतलब क्या है, इसका मैंने एग्जांपल दिया था बट इसको हम जस्ट रीड करते हैं। taxable temporary difference are the difference that result in a taxable amount in the future। बस इस वर्ड को जो पर्पल कलर में हाईलाइट है, taxable amount in the future when determining the taxable profit as relevant balance sheet item is recovered or settled। और नीचे ब्रैकेट में आप देखेंगे when the carrying amount of the assets is exceed tax base और when the carrying amount of liability is less than tax base। अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो टैक्स बेस से ज्यादा है, मैंने एग्जांपल लिया था, जो कैरिंग अमाउंट है इज मोर देन टैक्स बेस, तो ऑलवेज क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, DTL, सॉरी टैक्सेबल है, हाँ DTL, व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज एक्सीड टैक्स बेस। उसका एग्जांपल भी लिया था, अगर मान के चलिए यहाँ पे 50,000 है टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट 50,000 है और ये लेट से 30,000 है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो 20,000 है डिफरेंस। तो ये जो 20,000 डिफरेंस है ये फ्यूचर में क्या है, टैक्सेबल है।
फ्यूचर में क्या है टैक्सेबल, उसका मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हम एसेट्स को एक्चुअल में बेचेंगे, लेट से सोल्ड करते हैं इस एसेट्स को, इस एसेट्स को हमने लेट से 75,000 में सोल्ड कर दिया, तो बुक्स में वैल्यू कितनी है? बुक्स में तो सर 50,000 की वैल्यू, बुक्स में 50,000 की वैल्यू है, तो बैलेंस जो आएगा वो गेन आएगा 20,000 25,000 का। ये तो बुक्स की बात हो गई। और अगर हम बात करें टैक्सेशन की बुक्स में, तो टैक्सेशन की बुक्स में 75,000 है, सेल तो दोनों में सेम ही रहेगा, यहाँ पे 30,000, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 45,000 है। तो देखिए एक्चुअली में टैक्सेशन की इनकम क्या होने वाली है? मोर देन बुक्स। और जब टैक्सेशन की इनकम मोर देन बुक्स होने वाली है तो हमेशा क्या बनेगा? जी ठीक है। तो अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है उसके कारण हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इट विल ऑलवेज क्रिएट डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो अब हमें एक चीज और समझना है, जर्नल एंट्री समझना है। आज का जो पूरा थीम है वो बेसिकली जनरल एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। और जितना डिटेल हम 2 घंटे ऑलरेडी उसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं, पिछले 2 घंटे और आज का और कल का, तो टेक वेरी सीरियसली, मेन बैच में जब ये कंप्लीट किया जाएगा तो इतना डिटेल नहीं किया जाएगा, वहां पे लैंग्वेज और भी डिफिकल्ट है। आपको ये वीडियोस इसीलिए दे दिए गए हैं कि आप इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके रखें और इसके बेसिस पे पूरे प्रोविजन को अंडरस्टैंड करके रखें। तो जनरल एंट्री, तो सबसे पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली क्या है कंपनी के लिए? एक्सपेंडिचर है सर, कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर का एक्सपेंडिचर होता है। तो इससे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। सो मान के चलिए, अब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले करंट पोर्शन ऑफ टैक्स की, क्योंकि सिमुलेशंस में, सीपीए में इसकी जनरल एंट्री पूछी जा सकती है। सीएमए में तो केवल इतना पूछेंगे, ये डिफरेंसेस, चांसेस कम है कि सीएमए में इतने डेप्थ में जाए। सीएमए में तो आपसे केवल ये पूछ सकते हैं कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके कारण डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा, बस, दैट्स ऑल। बहुत रेयरेस्ट केस होगा जिसमें कोई जनरल एंट्री पूछी जाए, बट हमें पता होनी चाहिए। सो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स जो होता है, उसके लिए हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल। ये हमारी जनरल एंट्री होगी, टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो कई ऑथर्स जो हैं इसको टैक्स एक्सपेंसेस की जगह करंट टैक्स एक्सपेंसेस लिख लेते, बात कुछ भी नहीं, नाम नॉमेनक्लेचर चेंज होने से उसका इंपैक्ट नहीं है। अल्टीमेटली P&L की आइटम, अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में इसको डेबिट करना है। और आपने यहाँ पे क्या क्रिएट करी है? लायबिलिटी को क्या कर लिया है? क्रिएट कर लिया। हेलो। हाँ कॉलप्रीत जी, आपको आईडी शायद गलत मिल गई होगी। आईडी जो है ना, एक के पी एट द रेट 123 है, कैपिटल लेटर में, न्यूमेरिक से ना, @123। हाँ मैं क्लास पढ़ा ही रहा था, मैंने आपका फोन देखा मैंने। AKPIS @123। नहीं, ये पासवर्ड है, यूजर आईडी तो वही पुराना वाला ही है।
नहीं, सब कैपिटल लेटर में। मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, आप ग्रुप में ऐड, ग्रुप ग्रुप भी मैंने आपको रात को भिजवा दिया था, उसमें लिंक आप देखेंगे व्हाट्सएप पे। नहीं, AKPIS। तो हम बात कर रहे हैं जो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स होता है, उसके लिए हमने ये एंट्री कर ली। और जो हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए, क्योंकि डेफर्ड टैक्स फ्यूचर के लिए, तो वो डेफर्ड मतलब है अल्टीमेटली वो भी करंट टैक्स एक्सपेंडिचर का है, तो वो भी पार्ट टैक्स एक्सपेंसेस का ही। तो टैक्स एक्सपेंसेस, बट यहाँ ब्रैकेट में जनरली डेफर्ड पोर्शन या फ्यूचर भी लिख लेते हैं कई लोग, टू DTL, टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अल्टीमेटली ये दोनों जो हैं, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट में करंट ईयर में डेबिट होने वाले हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस होगा, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस होता है वो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मिलाकर बनता है। ये दोनों मिलाकर क्या बनता है आपका टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। तो करंट पोर्शन हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द ईयर आप अर्न करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स पोर्शन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो जो आ जाएगा टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। इसी तरीके से करंट पोर्शन ऑफ टैक्स में, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स में आप माइनस कर देंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। तो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट्स को माइनस कर देंगे, तो दैट विल कम टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। तो जहां कहीं भी टोटल वर्ड लिखा है ना, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो बोलना चाह रहे हैं कि जो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स है प्लस फ्यूचर में जो लायबिलिटी। अच्छा, इस जनरल एंट्री को हम एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। सोचिए, ये DTL उठा के मैं यहाँ से, कंपाउंड मतलब एक ही बुक्स में एक ही साथ इसको एंट्री कर सकता हूँ। तो टू DTL को मैं यहाँ से काट ले रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख दूँ, और जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं उसको भी मैं क्या करूँ, डेफर्ड पोर्शन को। ये अल्टीमेटली आपकी, तो टैक्स एक्सपेंसेस, ये तो करंट पोर्शन ऑफ टैक्स हो गया, सॉरी ये करंट पोर्शन ऑफ टैक्स एक हो गया, एंट्री यहाँ से शुरू हुई है ना। तो हमने इसको मर्ज किया। तो टैक्स एक्सपेंसेस प्लस करंट टैक्स पोर्शन प्लस टैक्स पेबल टू DTA, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। इसी तरीके से अगर DTA बनता तो सर टैक्स एक्सपेंसेस जो है, करंट टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हमारी एक क्या बनेगी, एसेट DTA। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल
टू टैक्स पेबल के साथ साथ क्या आएगा, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, और ये डेफर्ड बेनिफिट कब का है, फ्यूचर का। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया डेफर्ड, मतलब फ्यूचर का डेफर्ड पोर्शन जो है। तो करंट टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल टू टैक्स बेनिफिट डेफर्ड पोर्शन। सो आपको इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें करनी है। अभी मैंने आपको बताना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स किस सिचुएशन में क्रिएट होता है। सर ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करने की। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जो करंट ईयर में एक्सपेंडिचर है वो आप करंट ईयर में ही क्या करें, रिकॉर्ड करें। आप सोचिए, एक चलती है यूएस गैप की बुक, यूएस गैप या आईएफआरएस दोनों कह लीजिए, और एक हमारी टैक्सेशन की बुक। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे के लेक्चर से कनेक्टिविटी बिठाते हुए, और आप सभी ने अगर पीछे का लेक्चर पूरा अच्छे से देखा है तब, या उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करिए। तो यूएस गैप और टैक्सेशन बुक्स दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो अगर सोचिए कि 75,000, लेट से $75,000 यूएस गैप की इनकम है, और टैक्सेशन की इनकम 60,000, और मान के चलिए जो डिफरेंस है वो ड्यू टू टेम्पोररी डिफरेंस है। अगर ये टेम्पोररी डिफरेंस है, और सोचिए 30% टैक्स की रेट है, तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, दिस इज अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए कंफ्यूजन क्या हो सकता था उनको, कि टैक्स की रेट 30% है, तो यहाँ से हम करंट टैक्स माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, हमारा करंट टैक्स कितना होना चाहिए, यहाँ से कितना माइनस करूं करंट पोर्शन ऑफ टैक्स, कितना माइनस करना चाहिए। जल्दी बताइए, सभी लोगों को पता होना चाहिए ये बात तो। सर करंट टैक्स पोर्शन कितना माइनस करें, सामने आंसर है 30% टैक्स की रेट है, टैक्सेशन की बुक 60,000 है, फाइनेंशियल बुक्स, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स कितना आएगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। चैट बॉक्स ओपन है सभी, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स कितना आएगा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, किसी को नहीं पता करंट पोर्शन ऑफ टैक्स कितना होगा। करंट पोर्शन ऑफ टैक्स किस पे निकालते हैं सर, टैक्सेशन के बुक्स पे निकालते हैं। 60,000 का 30% कितना हो जाएगा, 18,000। अब सोचिए, जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखने को मिलेगा कि यार 75,000 की इनकम है और टैक्सेशन हम 18,000 लगा रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से तो देखा जाए तो फाइनेंशियल इनकम के ऊपर 75,000 इंटू 30% कितना होना चाहिए, 22,500 होना चाहिए। बट यहाँ तो कंपनी क्या कर रही है, 18,000 ही माइनस कर रही है। तो बस कंपनी फ्यूचर का जो टैक्स है वो भी यहाँ से क्या कर देगी, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसको भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर डेफर्ड टैक्स कितना बनेगा हमारा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको भी हम माइनस करेंगे 4,500। तो ये जो आएगा, दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे, यूएस गैप में नेट इनकम का मतलब ही तो क्या होता है, आफ्टर टैक्स। नेट इनकम का मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्स। तो देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब आपकी जो है वो टैली हो गई है, दिस इज योर नेट इनकम। आपको ध्यान रखना है कि करंट पोर्शन ऑफ टैक्स माइनस
करंट पोर्शन प्लस DTL माइनस करने के बाद क्या आती है, नेट इनकम। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री थी कि करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। और DTL कब बनता है, when the carrying amount of asset is greater than tax base। तो जब टैक्स बेस से कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है, then we have to create the tax DTL। सो मैंने आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मेट भी बताया था प्रॉफिट वाली अप्रोच से। प्रॉफिट वाली अप्रोच से अगर हम देखें तो जो गैप की बुक्स हैं, गैप ऑब्लिक IFRS, अगर आप गैप ऑब्लिक IFRS की बुक्स से कंपेयर करें, अगर उसकी इनकम जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट है, इट विल ऑलवेज क्रिएट, क्या ये क्या क्रिएट करेगा, DTL हमारा क्रिएट होगा। जब गैप में ज्यादा इनकम है एज कंपेयर टू टैक्सेबल प्रॉफिट, तो आपको ये प्रॉफिट अप्रोच है जो कि हम फॉलो नहीं करते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इस बात से भी आप कंपेयर करके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा जाए तो DTA और DTL क्रिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट यही है, टैक्सेबल अमाउंट इन द फ्यूचर व्हेन द डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट। ये भी लाइन देखिए, व्हेन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। तो जब जो डिफरेंस है when determining the taxable profit as relevant balance sheet item is recovered or settled। तो जो डिफरेंस है वो फ्यूचर में अगर टैक्सेबल हो रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, DTL बनेगा। और सर फ्यूचर में अगर वो क्या हो रहा है, डिडक्टेबल हो रहा है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आर दी टेम्परेरी डिफरेंस दैट रिजल्ट इन ए रिडक्शन, जिससे कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होती है, रिड्यूस होती है व्हेन द रिलेवेंट बैलेंस शीट आइटम इज रिकवर्ड। तो जो रिलेवेंट बैलेंस शीट आइटम है अगर वो रिकवर्ड हो रही है, क्या हो रही है, रिकवर्ड हो रही है, और ये जो डिफरेंस है वो डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल, दैट विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। और नीचे उसका शॉर्टकट लिखा है, व्हेन द टैक्स बेस ऑफ एसेट इज एक्सीड इज कैरिंग अमाउंट। सर क्या बोल रहे हैं, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट इज, जहां पर टैक्स बेस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, इस सिचुएशन में क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनने वाला है। सर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं, हमने मान के चलिए एक मशीन खरीदी है और ये बुक वैल्यू है, मान के चलिए बुक में 1,50,000 है, और टैक्सेशन में भी अभी मान के चलिए 1,50,000 है, और हमने डेप्रीशिएशन क्लेम किया। लेट्स से यहाँ पे डेप्रीशिएशन हमने 50% क्लेम कर लिया, हमें बुक्स में 75,000 डेप्रीशिएशन मिल गया, तो हमारा कैरिंग बेस, कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 75,000 होगी। लेकिन अगर मान के चलिए टैक्सेशन की बुक्स आपको डेप्रीशिएशन केवल 10% अलाउ कर रही है, तो आप यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, 15,000, तो आपका टैक्स बेस कितना आ गया, 135, बिकॉज 135 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब आपने डेप्रीशिएशन कहाँ पे ज्यादा क्लेम किया है, सर डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएशन जो क्लेम किया है वो हमने बुक्स में ज्यादा किया, और अगर बुक्स में ज्यादा डेप्रीशिएशन क्लेम किया है तो इसका मतलब बुक्स का प्रॉफिट एज कंपेरेटिवली टैक्स के प्रॉफिट से क्या आया होगा, कम आया होगा। तो अगर हमने टैक्स ज्यादा भर दिया है तो इट विल क्रिएट DTA। इसके कारण आपका क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपकी बनने वाली। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सर अगर मान के चलिए नट शेल में अगर और सिंपलीफाई वे में हम ये लिख दें
व्हेन द गैप प्रॉफिट is greater than tax profit, it will always create DTL, क्योंकि गैप का प्रॉफिट आपका टैक्स के प्रॉफिट से ज्यादा है, लेकिन आपने तो जो इनकम टैक्स एक्चुअली करंट ईयर में भरा होगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भरा होगा। और व्हेन द गैप प्रॉफिट, गैप और आईएफआरएस बात दोनों है, एक ही है ना, गैप प्रॉफिट इज लेस देन टैक्स प्रॉफिट, इट विल क्रिएट डीटी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है इसमें बनने वाला। तो ये जो एक एरिया है ये बहुत चैलेंजिंग एरिया पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप इसके इम्पैक्ट को सही नहीं सोच पा रहे, इम्पैक्ट को आपको सही सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर क्लियर होगा। तो व्हेन द गैप प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्स प्रॉफिट, तभी आपको क्या करना है, डीटीएल बनाना है, और गैप प्रॉफिट इज लेस देन टैक्स प्रॉफिट है तो हमें डीटीए। और उसके ऊपर मैंने दो ये प्रोविजन लिखी, ये लाइनें लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू करंट पोर्शन ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल टैक्स एक्सपेंस। क्योंकि जो फ्यूचर में पे करेंगे उसको भी आज हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्सपेंडिचर कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर हमने क्या करी है, लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जनरली रहता है। उसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो परमानेंट डिफरेंस होंगे, परमानेंट डिफरेंस के कारण ना तो कोई एसेट बनेगी और ना ही कोई लायबिलिटी बनेगी। परमानेंट डिफरेंस के कारण डीटी और डीटीएल क्रिएट नहीं होता है। तो अब आपको एक चार्ट में एक प्रोसेस समझाई जा रही है कि सर हाउ टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो उसकी सारी प्रोसेस बताई गई है। सबसे पहले जो प्रोसेस है, आइडेंटिफाई टेम्परेरी डिफरेंस by determining basis difference between US GAAP and tax balance sheet that will result in future tax consequence. So आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और फिर उसकी जो सेकंड स्टेप है, कैटेगराइज द टेम्परेरी डिफरेंस इनटू फ्यूचर टैक्सेबल एंड फ्यूचर डिडक्टेबल। तो जो सर फ्यूचर टैक्सेबल होगा, ये लाइन बस कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, फ्यूचर टैक्सेबल और फ्यूचर डिडक्टेबल। तो अगर कोई आइटम फ्यूचर में टैक्सेबल है, टैक्स देना पड़ेगा, इट विल क्रिएट लायबिलिटी, और अगर वो फ्यूचर में डिडक्टेबल है, इट विल क्रिएट एसेट। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट रेट आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट टैक्स रेट यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो जो टैक्स रेट होता है वो हमेशा इनेक्टेड टैक्स रेट होता है, इनेक्टेड जो इन एक्ट में चल रहा है। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। और एक जो वैल्यूएशन अलाउंसेस है, ये जब आपको मेन करिकुलम पढ़ाएंगे उस टाइम समझाएंगे कि वैल्यूएशन अलाउंसेस क्यों बनाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाला लेक्चर, अभी भी ये मेन बैच का लेक्चर नहीं है, मेन बैच में इन चीजों में डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पर हमने आपको अलग कॉन्टेक्स्ट में जाकर चीजें समझाई है। आपको अल्टीमेटली सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए। अगर मान के चलिए हमारी बुक्स में अक्रूड एक्सपेंसेस मान के चलिए 50,000 आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इसके कारण, एक अक्रूड एक्सपेंसेस 50,000 लिखा है बुक्स में, इसके कारण क्या बनना चाहिए, डीटीए बनना चाहिए, डीटीएल बनना चाहिए? अक्रूड एक्सपेंसेस के कारण। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप सोच पाएंगे।
अक्रूड एक्सपेंसेस तो सबको पता है ना। लायबिलिटी, अक्रूड एक्सपेंसेस अगर हमारी बुक्स में आ रहे हैं तो सर टैक्स कैरिंग अमाउंट 50,000 है, टैक्स बेस 0 है, क्या बनना चाहिए? चैट तो चालू थी मेरी। अब देखिए कर सकते हैं सभी लोग। डीटीए, कुछ बच्चे डीटीए 50,000, डीटीए डीटीए डीटीए। नवीन कह रहे हैं डीटीएल, यश कह रहे हैं डीटीए, जैस्मीन कह रहे हैं डीटीएल। ये गैलेक्सी M51 वाले नाम लिखें पहले, अपना कौन है? सभी लोग अपने नाम से ही जुड़े। आज तो मैंने गैलेक्सी 51 जी आपको ऐड ऑन कर लिया है। अब मैं आपका नाम तो नहीं जानता, पहले अपना नाम तो लिखें कि आप हैं कौन। गैलेक्सी M51 जिनका मोबाइल नंबर है, मे आई नो योर नेम। सभी लोग कभी भी मीटिंग में जुड़े तो अपने ओरिजिनल नाम से ही जुड़े, इन जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अदरवाइज। अवतार सिंह जी डीटीएल बता रहे हैं, ऋषभ जैन डीटीएल बता रहे हैं, प्रभमीत डीटीए बता रहे हैं, एनी बता रहे हैं डीटीएल। गैलेक्सी M51 जी अपना नाम बताइए, अदरवाइज आपको रिमूव किया जा रहा है इससे, मीटिंग से। खुद ही छोड़ दिए, कौन थे ये? तो कुछ बच्चों का कहना है। अच्छा अक्षिता आप है, ठीक है चलो। तो अक्षिता बेटा आगे से नाम मेंशन रखें अपने। अक्रूड एक्सपेंसेस। अब देखिए अक्रूड एक्सपेंसेस एक तरीके से बुक्स में क्या है, लायबिलिटी है सर। तो हमारी टैक्स की बुक्स में लायबिलिटी 0 आ रही है सर, 0 आ रही है एक तरीके से, आप सोचिए। अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब कि हमने 50,000 का जो पेमेंट है अभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फाइनेंशियल बुक्स में उसको एक्सपेंडिचर मान लिया। फाइनेंशियल बुक्स में हमने क्या मान लिया है, उसको एक्सपेंडिचर मान लिया। लेकिन टैक्सेशन की बुक्स में उसको एक्सपेंडिचर नहीं माना। अगर एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी आप सोचते, एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी सोचते तो भी सोचिए, टैक्सेशन की बुक्स में उसको एक्सपेंडिचर क्यों नहीं माना है सर? उसका सिंपल रीजन है, अक्रूड का मतलब होता है लायबिलिटी, और टैक्सेशन तो जब तक कुछ पेमेंट नहीं करेगा उसको लायबिल उसको एक्सपेंडिचर नहीं मानेगा। तो जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर मान लिया और यहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर नहीं माना, तो जब यहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर माना है तो यहाँ पर इनकम क्या आ रही होगी, इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। और जब इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम हो, तो हमेशा क्या बनेगा, डी टी, क्योंकि आपने टैक्स क्या कर दिया होगा, ज्यादा भर दिया होगा। एज सिंपल इज दैट। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये आपको तभी क्लिक होगा जब आपको ये तो पता हो कि अक्रूड एक्सपेंसेस जो है, अक्रूड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल बुक्स में है। तो हमारी लायबिलिटी का जो टैक्स बेस है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लॉजिक से ही चलना पड़ेगा। रोटाफिकेशन प्लस माइनस ज्यादा वो फिर आप भूल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं।
एक आध कोई बुक्स का क्वेश्चंस कराते हैं आप, ताकि आपको आइडिया लगे कि बुक्स की लैंग्वेज कैसे होती है।